नमस्कार सभी को। हम आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में हम रिवाइज करते हैं एक बार। जो कल हमने पढ़ा था बजट, बजट से संबंधित सारी चीजें हमने पढ़ी थी, यानी कि आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसके बारे में हमने जाना था सारी की सारी बातें। यानी कि बजट की मैं बात करूं तो प्रक्रिया, किसके बारे में जानना था? बजट की प्रक्रिया, यानी कि बजट जो बनता है, किस प्रकार से बनता है, दोनों यानी कि सदन है, जो हमारे दोनों सदन यानी कि संसद है, उसमें क्या रोल रहता है, किस प्रकार से इसमें भूमिका रहती है सदनों की, और कि उनसे सदन को किस प्रकार की पावर ज्यादा है या कम है, उनके बारे में हमने जाना था। यानी कि प्रक्रिया की अगर बात करूं तो 6 प्रक्रियाओं से होकर क्या होता है, बजट पास होता है हमारा भारतीय संविधान में। यानी क्या है? पहला है बजट को प्रस्तुत करना। पहली जो प्रक्रिया क्या थी? बजट को प्रस्तुत करना। बजट को प्रस्तुत करना, लोकसभा में क्या किया जाएगा? बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से क्या किया जाता है? बजट को प्रस्तुत किया जाता है। फिर क्या होगा? आम बहस, यहाँ पर चर्चा नहीं होगी। पहले जो प्रक्रिया है, पहला जो चरण है, वहां पर चर्चा नहीं होती है। कहाँ पर होती है? आम बहस, यानी कि दूसरे चरण में होगी, लेकिन 3-4 दिन इसके ऊपर बहस चलेगी। फिर क्या कर दिया जाता है? इस बजट को जितनी भी संसदीय विभाग की समितियां हैं, संसदीय विभाग की जो समितियां हैं, उनको क्या कर दिया जाता है? सौंप दिया जाता है। फिर वो जांच करती है, और जांच करने के बाद क्या मांगती है? वो अनुदान मांगे मांगती है, यानी कि मांग करती है अपने विभाग के बारे में भी, मेरे को इतना पैसा चाहिए है, मेरे को इतना चाहिए। तो फिर अनुदान मांगों के ऊपर क्या किया जाता है? फिर मतदान किया जाता है। याद क्या रखना था? मतदान सिर्फ कहाँ पर होगा? लोकसभा में होगा, राज्यसभा में मतदान नहीं किया जाता है। तो इसको क्या करने के लिए, अनुदान मांगों में कटौती करने के लिए क्या लाए जा सकते हैं? 3 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। पहला आपने पढ़ा था नीतिगत कटौती प्रस्ताव, जिसमें 1 रुपया ही कर दिया जाता है। फिर आपने पढ़ा था मितव्ययता, या उसको आप कह सकते हो इकोनॉमिक कट मोशन, उसमें क्या था कि निश्चित राशि क्या की जाती है? कम की जाती है। और तीसरा पढ़ा था आपने सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, यानी कि टोकन कट मोशन। इसमें क्या था? इसमें बताया गया था 100 रुपये क्या कर दिया जाएगा, जो टोटल अमाउंट है, टोटल राशि, उसमें से 100 रुपये को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। और फिर 5वां चरण क्या था? विनियोग विधेयक, क्योंकि आपको पता है अगर भारत की संचित निधि से क्या निकालना है? पैसा निकालना है, तो किसको पास करना होगा? विनियोग विधेयक। इसके बिना भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकल सकता। आर्टिकल 114, इसके बारे में जानना था। और लास्ट चरण क्या था? वित्त विधेयक का पारित होना, यानी कि जो बजट आता है व्यवहार में, वो किसके द्वारा होता है? जब वित्त विधेयक क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। वित्त विधेयक का पारित होना, पारित होना, इस इन चरणों से होकर क्या होता है? हमारा बजट पास होता है। फिर हमने जाना था अंतरिम बजट क्या है, वोट ऑन अकाउंट क्या है, वोट ऑन क्रेडिट क्या है, और अंतरिम बजट। इन सब के बारे में हमने जान लिया था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा चला हुआ है भाग 5 में, और क्या है? विधान पालिका, उसमें हम देखते हैं संसदीय समितियां जो बनाई जाती हैं, वो कितनी प्रकार की होती है, उनके क्या रोल होते हैं, क्यों वो बनाई जाती है, किस उद्देश्य से समितियों का निर्माण किया जाता है, उसमें किस प्रकार के सदस्य होते हैं, लोकसभा के इसमें क्या रोल रहता है, और राज्यसभा के सदस्य उनका क्या रोल रहता है, इसके बारे में हम जानते हैं। संसदीय समितियां, संसदीय समितियां, इनका क्या रोल रहता है? यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, वो क्यों बनाई जाती है, और इनका रोल क्या है? बनाई तो क्यों जाती है? इनका उद्देश्य क्या था? यानी कि संसदीय समितियां बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों ये बनाई? इनका मुख्य उद्देश्य तो यही है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे क्या है, 3 स्तर चलते हैं, 3 सेशन चलते हैं हमारे संसद के, क्या करने के लिए? विधेयकों के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा जो सेशन चलते हैं, तो उसमें कितनी की बहस हो जाएगी?
कभी 10 दिन चलेगा, कभी 15 दिन चलता है, कभी तो क्या हो जाता है बहुत ज्यादा स्थगित करनी पड़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ 70 से 80 दिन ही लगा लो आप, 70 या 80 दिन ही टोटल मिला के पूरे वर्ष में क्या किया जाता है, सदन में क्या किया जाता है, बहस की जाती है। तो ऐसे में जो विधेयक रह जाते हैं, विधेयकों के ऊपर अच्छे से बहस की जा सके, उनकी अच्छे से जांच की जा सके, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसका निर्माण किया गया, संसदीय समितियों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। क्योंकि जब सेशन चलता है तो वहां पर इतना टाइम नहीं रहता है कि हर एक पहलू पर क्या की जाए, जांच की जाए। तो इसके लिए अलग से संसदीय समितियां बना दी जाती है ताकि क्या कर सके, वो अच्छे से जांच कर सके, अच्छे से क्या कर सके, जांच कर सके। क्योंकि इनके पास समय ज्यादा रहता है, यानी कि एक बार समिति बना दी जाती है। हम जान लेंगे स्थायी समिति क्या है, अस्थायी समिति क्या है, उनके बारे में। यानी कि अच्छे से क्या हो सके, विधेयक के ऊपर जांच की जा सके। और अगर आप आगे देखोगे जो विभागीय समितियां बनाई गई है 1993 के बाद, उनका तो काम ही क्या है, जो अनुदान मांगे आ रही है बजट में, उनके ऊपर क्या करना, उनकी जांच करना। यानी कि और काम क्या करते हैं, जो अनुदान मांगे हैं, अनुदान मांगे हैं, क्या करना, उनकी जांच करना। यानी कि जो संसद के पास समय नहीं रहता है और विधेयक के ऊपर अच्छे से क्या की जा सके, जांच की जा सके, अच्छे से उसके बारे में जाना जा सके, अच्छे से जो विधेयक लेकर आए, कोई भी मंत्री है, कोई भी सरकारी सदस्य है, गैर सरकारी सदस्य है, उसकी जनता तक अच्छे से पहुंचाया जा सके उस मैसेज को, उस विधेयक को। तो इस वजह से किसका निर्माण किया जाता है, संसदीय समितियों का। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इनको क्या किया गया, संसदीय समितियों का निर्माण किया गया। अब हम देखते हैं दो प्रकार की क्या होती है संसदीय समितियां, दो प्रकार की, दो प्रकार की क्या है, संसदीय समितियां हैं, संसदीय समितियां। दो प्रकार की संसदीय समितियां, ये दो प्रकार कौन से हैं, एक को आप जानोगे अस्थाई, यानी कि जो ऐसी समिति है सिर्फ उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, उसका क्या होगा, एक विधेयक होगा, उसके ऊपर जांच करने के बाद क्या हो जाएगी, वो भंग कर दी जाती है, वो समाप्त कर दी जाती है, उसको हम बोलते हैं अस्थाई। एक संसदीय समिति होती है स्थायी, यानी कि ये क्या है, स्थायी समिति यानी कि इनका निश्चित कार्यकाल होगा, और वो क्या होगी, किसी विधेयक के ऊपर ये जांच करिए, किसी की भी जांच ये कर रही है विधेयक की, तो जांच करने के बाद ये क्या नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, तो उसको हम बोलते हैं स्थायी। यानी कि जो समाप्त हो जाती हैं ऐसी समितियां, उनको बोलते हैं अस्थायी, और जो समाप्त नहीं होते हैं उनको बोलते हैं हम स्थायी समितियां। तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें दो प्रकार की समितियां हम पढ़ते हैं अस्थायी में, परवर समिति व संयुक्त परवर समिति, संयुक्त परवर समिति। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, जब हमने क्या किया था, साधारण विधेयक, यानी कि जब हम विधायी प्रक्रिया कर रहे थे, उसमें जो साधारण विधेयक था वो किस प्रकार से पारित किया जाता है। इनका काम ही क्या होता है, विधेयक के ऊपर जांच करना, उनकी अच्छे से जांच करना, और जब जांच पूरी हो जाती है या उसके बारे में रिपोर्ट दे देते हैं, तो उनका क्या कर दिया जाता है, उनको भंग कर दिया जाता है। परवर और संयुक्त परवर समिति किस में आएगी, अस्थायी में। दूसरी इसमें आती है जांच समितियां, जांच समितियां, जांच समितियां, जांच समितियां बनाई जाती है, समय समय पर क्या हो जाता है, देश के अंतर्गत बहुत बड़े घोटाले हो जाते हैं, तो उनकी अच्छे से जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है, जांच समितियां। ये एक सदन की भी हो सकती है और दोनों को मिलाकर भी हो सकती है, इसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये दो प्रकार की कैसी समितियां संसद की, अस्थायी समिति है, परवर व संयुक्त परवर समिति और जांच समिति। स्थायी में भी दो प्रकार की आप देखते हो, एक तो देखते हो वित्त से संबंधित, वित्तीय समिति। इसमें मुख्यतः आप तीन समितियों को पढ़ते हो, जो नेट के नजरिए से है, जो पेपर आपका उससे नजरिए से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखते हो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। दूसरी आप देखते हो अनुमान समिति, अनुमान समिति। और तीसरी आप देखते हो लोक उपक्रम समिति,
उपक्रम समिति। इसके बारे में हम जानेंगे कितने इसमें सदस्य होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया जाता है, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, इसके बारे में। एक आप देखते हो इसमें विभागीय 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 स्थायी समिति, स्थायी समिति, इनकी जो शुरुआत हुई है 1993 के बाद हुई है। शुरू में ये कितनी बनाई गई थी, 17 बनाई गई थी। फिर 2004 में 7 को और ऐड कर दिया गया और ये हो गई है 24 वर्तमान में। इसके बारे में जाने तो ये क्या है, अगर मैं बंटवारा करके बताऊं तो संसद की क्या है, दो प्रकार की क्या है समितियां होती है, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी में कौन सी आएगी, परवर व संयुक्त परवर समिति और जांच समिति। इनका काम क्या होगा, किसी भी विधेयक के ऊपर जांच कर लिया है, ये रिपोर्ट दे दिया संसद को, तो फिर क्या हो जाती है, ये भंग हो जाती है। और ये जब किसी देश में बड़े घोटाले हो जाते हैं, उनकी जांच करने के लिए जो समितियों का गठन किया जाता है उनको बोलते हैं जांच समितियां। और स्थायी समिति में आती हैं मुख्यतः दो है, एक तो वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और लोक उपक्रम समिति, और दूसरी विभागीय स्थायी समिति। इनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं किस प्रकार के इसके काम होते हैं और किस प्रकार के इसमें सदस्य भाग लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं अस्थायी समितियों के बारे में, जिसमें है परवर व संयुक्त परवर समिति। परवर समिति, देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो नेट में जो क्वेश्चन पूछे जाए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं समितियों से, या तो पूछे जाते हैं इसमें कितने मेंबर होते हैं, ये तो ये क्वेश्चन आएगा। एक पूछ लिया जाएगा इनके द्वारा जो काम किए जाते हैं किस प्रकार के काम होते हैं, ये पूछ लिया जाएगा, या पूछ लिया जाएगा इनका कार्यकाल क्या है। 3-4 प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहली जो परवर व संयुक्त परवर समिति, इनका कार्य जो होता है दोनों का ही, यानी कि याद रखना, परवर पहले भी बता चुका हूँ, परवर समिति अगर है तो एक सदन की होगी। परवर है अगर अकेली परवर तो एक सदन की होगी, एक सदन की, यानी कि एक सदन के द्वारा क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। संयुक्त परवर है तो दोनों की क्या होगी, मिलकर, यानी कि संयुक्त क्या होगा, संयुक्त समिति होगी। दोनों इसमें क्या आएंगे, सदन आएंगे, दोनों ही क्या आएंगे, सदन आएंगे। यानी कि संयुक्त है तो दोनों की होगी, दोनों सदनों के मिलकर इसमें सदस्य क्या करेंगे, काम करेंगे, विधेयक के ऊपर क्या करेंगे, अच्छे से इसकी जांच करेंगे। और परवर अकेली है तो एक सदन ही हो गया, लोकसभा से हो सकता है, राज्यसभा से। संयुक्त है तो दोनों की होगी। तो फिर क्या है, इसका काम क्या है, इन दोनों का एक काम क्या रहता है, काम क्या रहता है, काम क्या है, जो भी विधेयक है, यानी कि जो विधेयक आते हैं, विधेयक की जांच करके, यानी कि उसके बारे में बता के, अच्छे से डिटेल में बताकर क्या करना, दोबारा संसद को सौंपना, संसद को सौंपना। इनका क्या रहता है, ये काम रहता है। कोई भी विधेयक है तो उसकी अच्छे से क्या हो सके, उसके ऊपर अच्छे से जांच की जा सके और उसको दोबारा किस में भेजा जा सके, संसद में भेजा सके, इसका यही काम है। और जब ये काम हो जाता है तो इसको क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। तो इसमें सदस्य कितने होते हैं, अगर क्या है, दोनों की क्या है, संयुक्त परवर समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो इसमें टोटल सदस्य हो सकते हैं 45। टोटल जो सदस्य होंगे, कितने हो सकते हैं, 45 इसमें सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 30 जो हो गए लोकसभा के, और जो 15 जो रह गए हैं वो किसके होंगे, राज्यसभा के, राज्यसभा के। यानी कि इसमें क्या है, 45 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसमें क्या होगा, 30 लोकसभा से होंगे और 15 किससे होंगे, राज्यसभा से। इसका होता है अवधि जो होती है 3 महीने में, इसमें इसका जो माना जाता है 3 महीने में इसको विधेयक के ऊपर अपनी पूरी जांच करके दोबारा संसद को सौंपनी होती है। या तो 3 महीने है, या संसद द्वारा बताई गई अवधि, बताई गई अवधि
उसके दौरान क्या किया जाता है, इसको अपनी जांच देनी पड़ती है। अपने विधेयक के ऊपर जो भी इसने काम किया वो सारे के सारे किसको बताना पड़ता है, संसद को बताना पड़ता है। संसद में यानी कि जिस सदन ने मांगा है, अगर परवर है तो एक सदन मांगेगा, लोकसभा या राज्य दोनों ही गठन कर सकते हैं। अगर दोनों ने मिलकर गठन किया है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परवर समिति। तो ये काम किसका है, विधेयकों की जांच करना, परवर व संयुक्त परवर समिति। और जैसे ही इनका काम पूरा हो जाता है तो क्या कर दिया जाता है, इनको भंग कर दिया जाता है। इनका काम क्या हो, भंग कर दिया जाता है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, अस्थायी समिति। तो ये है परवर व संयुक्त परवर समिति। दूसरी जो अस्थायी समिति है वह जांच समिति। जांच समिति, जांच समिति मैंने बता दिया है क्या है, जब किसी देश में क्या हो जाता है, कोई बड़े घोटाले होते हैं, घोटाले होते हैं, उनकी जांच करने के लिए, घोटालों की जांच करने के लिए, घोटालों की जांच करने के लिए जिस समिति का निर्माण किया जाता है उनको बोलते हैं जांच समिति। देखो इसमें किसके बारे में कर रहे हैं, विधेयक के बारे में। कोई भी विधेयक आया संसद में, इसमें किसमें कोई भी घोटाला हो गया बटा, उसके बारे में। तो ये भी क्या है, एक सदन के द्वारा भी क्या की जा सकती है, गठन की जा सकती है। और संयुक्त जांच समिति का गठन भी किया जा सकता है, यानी कि इसका भी गठन क्या हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। इसमें भी टोटल जो मेंबर रहेंगे, टोटल मेंबर 45 ही रहेंगे, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। अगर क्या किया गया है, संयुक्त जांच समिति का क्या किया गया है, गठन किया गया है, तो 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से क्या रहते हैं, इसके सदस्य रहते हैं। और जब किसी घोटाले के बारे में क्या कर देते हैं, जांच अपनी पूरी कर देते हैं और संसद को सौंप देते हैं, तो इसका भी क्या कर दिया जाएगा, फिर इसको भंग कर दिया जाएगा, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी समिति। तो हम देखते हैं कुछ समितियां हैं जिसकी क्या की गई है, गठन किया गया है। कुछ घोटालों के बारे में आपने जो फेमस है, आपने सुना भी होगा, एक है शंकरानंद जांच समिति। जांच समिति 1987 में इसका गठन किया गया। ये संबंधी थी, आपने सुना होगा, राजीव गांधी के समय जब उसकी सरकार भी चली गई, बोफर्स घोटाले के मामले में। बोफर्स जो घोटाला हुआ था, 1437 करोड़ रुपए की डील थी ये, स्वीडन देश से, भारत और स्वीडन के बीच क्या हुई थी, डील हुई थी हथियारों को खरीदने से संबंधित 1437 करोड़ रुपए की। तो इसमें आरोप लगा था सरकार के ऊपर, या जो कंपनी, ये बोफर्स क्या थी, कंपनी थी, तो इसके ऊपर आरोप लगा था भी क्या खाया गया है, बीच में पैसा खाया गया है, लगभग 60 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ का क्या किया गया है, घपला किया गया। तो उस को जांचने के लिए तो किसका गठन किया गया था, शंकरानंद जांच समिति, यानी कि संयुक्त समिति थी, यानी कि लोकसभा ने के भी सदस्य थे, इसमें राज्यसभा, यानी कि दोनों सदनों ने मिलकर क्या किया था, इसका गठन किया था। तो शंकरानंद जांच समिति है। एक आपने समिति सुनी होगी, रामनिवास। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं, जो संयुक्त जांच समिति है उनसे संबंधित कौन सी समिति है। तो आपने क्या करना है, एक बार देख लेना जितनी भी संयुक्त समितियां बनी है, जिसने जो बड़े बड़े घोटाले हैं उनसे संबंधित आपको पता चल जाएगा। एक आपने सुना होगा, मैन में करा देता हूं, रामनिवास मृदा समिति, जांच समिति। इसमें जो घोटाला पकड़ा गया था, आपने देखा, अरशद मेहता ने क्या किया था, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा क्या किया था, घोटाला किया था। उसने क्या कर दिया था, एसबीआई बैंक से नकली चेक वगैरह देके क्या किया था, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया था, जनता का पैसा शेयर मार्केट में लगा रहा था। तो इसके ऊपर तो क्या बनी हुई है, वेब सीरीज भी बनी हुई है, आप देखते रहा करो जब भी आपको टाइम लगे। जरूरी नहीं है भी आपने 7 दिन या पूरा पूरा दिन आपने क्या करना है, पढ़ना ही है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दिन में 3-4 घंटे पढ़ लिया करो आराम से, जितना आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो पढ़ लिया करो जब भी आपको टाइम लगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने सुबह ही उठ के पढ़ना है या दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना, जब आपका मन कर जाए तभी आप क्या कर लिया करो, पढ़ लिया करो।
और हाँ, माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या करते रहा करो, मूवी वगैरह देखते रहा करो। कोई भी ऐसी चीज है जो क्या करी है, अ, ऐसी मूवी आई है जो समाज से उसका बहुत सारा संबंध है। यानी कि मूवी क्या होती है, समाज का दर्पण ही तो होती है। यानी कि समाज में जो चल रहा है उसके बारे में तो ये दिखाती है वो। तो जो अच्छी अच्छी मूवी होती है उनके बारे में आप देखते रहा करो। वेब सीरीज देख ली है तो इससे पता चल जाएगा भी क्या कुछ चल रहा है। जैसे हर्षद मेहता है, इसने जो क्या किया था, घोटाला किया था शेयर मार्केट में, इसके ऊपर क्या बनी हुई है, वेब सीरीज बनी हुई है। आप देख लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी की सारी चीजें। 1992 में कर गए। यहाँ तक कि जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री होते थे वीपी सिंह नरसिम्हन राव, उसके ऊपर क्या लगाए गए थे, आरोप लगाए थे। इनकी भी क्या है, मिली जुली बातें हैं। तो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा राजनीति में क्या क्या चीजें होती हैं, कितने कितने बड़े घोटाले होते हैं। 5,000 करोड़ रुपए का तो घोटाला हो गया था इसमें। तो देखो कितने कितने बड़े बड़े क्या है, घोटाले हैं। अगर आज के समय में देखें तो 5,000 करोड़ रुपए का क्या हो गया था, घोटाला। तो भारत में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन वो पैसा क्या है, कुछ ही लोगों के पास है। तो इस वजह से क्या है, दिक्कतें आती है। एक आपने देखा होगा फिर शरद पवार समिति बनाई गई थी 2003 में। 2003 में इसमें क्या था, जो शीतल पेय है उनमें क्या था, कीटनाशकों से संबंधित उनकी जांच करने के लिए समिति का क्या किया था, गठन किया गया था। एक था पीसी चोका समिति, जिसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को पकड़ने के लिए समिति का गठन किया गया था। इसमें लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ था, घोटाला हुआ था। हाँ, इंडिया में क्या है, जितने दूसरे देशों के क्या है जीडीपी नहीं होती है टोटल, उतने से ज्यादा तो क्या हो जाते हैं, हमारे घोटाले हो जाते हैं। तो पैसा बहुत है, लेकिन उस पैसे का जो बंटवारा है वो क्या है, बहुत कम लोगों के पास ही है। यानी कि कार्ल मार्क्स कहता था, असमानता तभी खत्म होगी जब क्या हो जाएगा, सबको क्या मिल जाएगा, आर्थिक समानता मिल जाएगी। चाहे आप कितने ही लोगों को राजनीतिक अधिकार दे लो, ये सामाजिक अधिकार दे लो, धार्मिक अधिकार दे लो, जब तक आप पैसा नहीं दोगे, जब तक आर्थिक समानता नहीं दोगे, तब तक क्या है, असमानता जाएगी ही नहीं। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको फिर ना तो उसका कोई धर्म पूछता है, ना कोई जाति पूछता, कोई नहीं पूछता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके ऊपर ही सारी शर्तें थोपी जाती हैं। तो ये है क्या है, जांच समितियां हैं, संसद की अस्थायी समितियां हैं, जिससे क्या किया जाता है, जब देश में क्या जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं, उनकी जांच करने के लिए क्या कि इसका निर्माण किया जाता है, जांच समिति का गठन किया जाता है। तो ये एक सदन भी कर सकता है और दोनों सदनों द्वारा मिलकर भी किया जा सकता है। दोनों सदन मिलकर कर रहे हैं तो टोटल मेंबर 45 होंगे, जिसमें से 30 लोकसभा के होंगे और 15 राज्यसभा के होंगे। इनका काम क्या होगा, जांच करने के बाद संसद को रिपोर्ट सौंप देना, और उसके बाद क्या जाती है, ये भंग हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो कुछ समितियों का निर्माण किया गया, जैसे शंकरानंद जांच समिति है, बोफर्स घोटाले की जांच के लिए था। रामनिवास निर्दा समिति 1992, हर्षद मेहता ने जो शेयर मार्केट में घोटाला किया था उसके मामले बारे में है। शरद पवार समिति है और पीसी चोका समिति है जो 2G स्पेक्ट्रम से संबंधित है। तो ये थी संसद की अस्थायी समितियां। अब हम पढ़ते हैं स्थायी समिति, यानी कि संसद की जो क्या है, स्थायी समितियां हैं। स्थायी समितियां का मतलब ये है, इनका गठन कर दिया जाता है तो ये भंग नहीं होती है, ये निरंतर अपना काम करती रहती है। तो इसमें मुख्यतः हम पहले पढ़ते हैं वित्तीय, स्थायी समितियों में पहले पढ़ते हैं हम वित्तीय, यानी कि पैसों की जांच करने से संबंधित जो समिति है वो 3 है वित्तीय समिति। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता भी है। वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियां सबसे पहली है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। दूसरी जो है, यानी कि अनुमान या प्राकलन समिति, एस्टिमेट कमेटी जिसको बोलते हैं, समिति। और जो तीसरी है लोक उपक्रम उपक्रम
उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, इसके बारे में देखें, इनका गठन कब किया गया, इनके बारे में सारी बातों को जानेंगे। इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेट की नजरिए से, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आते हैं। या तो इनका पूछ लिया जाता है गठन कब किया गया, ये पूछ लिया जाएगा, ये काम ये क्या करते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, इनका कार्यकाल क्या है, या इनमें जो पूछ लिया जाएगा इसमें सदस्य कितने होते हैं और कौन से सदस्य कितने होते हैं, इसके बारे में। तो देखते हैं, पहले हम पढ़ते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। इसका गठन जो किया गया 1921 में, 1921 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, यानी कि आजादी से पहले ये समिति चल रही थी। इसका काम क्या होता है, जो इसका कार्य होता है वो होता है जो कैग है हमारा, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उसने जो क्या सौंपी है, रिपोर्ट सौंपी है संसद को, उसकी जांच करना। कैग की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट की जांच करना। जांच करने का मतलब है भी जो कार्यपालिका ने क्या लिया था, धन लिया था, देखो आपने पढ़ लिया बजट से अनुदान मांगोगे, अपने बारे में आपने पढ़ लिया किस प्रकार से मांगे मानी जाती हैं और किस प्रकार से सरकार को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अब जो सरकार ने पैसा मिला है, उस पैसा जो लिया था सरकार ने, क्या एक्चुअल में वहीं पर लगाया है जिस काम के लिए लिया था, यानी कि कोई भ्रष्टाचार तो नहीं किया है, उसके बारे में देखना, उनकी अच्छे से जांच करना। यानी क्वेश्चन किस कैसे आता है, जो कैग की रिपोर्ट की क्या करता है, जांच करता है, उसको बोलते हैं हम लोक लेखा समिति। गठन कब किया गया, 1921 में। कार्य क्या है, कैग की रिपोर्ट की जांच करना। जो इसमें अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष होगा 1969 से एक परंपरा चल गई है, 1969 के बाद से जो इसमें अध्यक्ष होगा विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता क्या होगा, इस समिति का अध्यक्ष होगा। यानी कि ये भी याद रखना आपने, 1969 के बाद विपक्ष का नेता, और विपक्ष में सदन का नेता, यानी कि क्या हो गया है, लोकसभा में सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल आ गया है। वैसे तो चाहिए कितना है, 1/10 चाहिए, टोटल सीटों का 1/10 जिस भी राजनीतिक दल ने प्राप्त कर लिए हैं वो क्या बन जाएगा, विपक्ष का नेता बन जाएगा उसमें, उस पार्टी का। लेकिन जब क्या हो जाता है 1/10 सीटें भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो क्या देखा जाता है, जिस भी राजनीतिक दल ने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की है अन्यों से, तो उसको क्या बना जाता है, विपक्ष का नेता बना दिया जाता है। तो 1969 के बाद विपक्ष का नेता होगा किसमें, लोक लेखा समिति में। इसमें जो टोटल मेंबर होंगे, यानी कि टोटल जो सदस्य होंगे, टोटल मेंबर 22 होंगे। टोटल मेंबर कितने होंगे, 22 होंगे। इसमें से 22 है जो 15 कहाँ से होंगे, लोकसभा से, और जो 7 कहाँ से होंगे, राज्यसभा से। यानी कि क्या होगा, जो 15 सदस्य कहाँ से होंगे, लोकसभा से, और 7 सदस्य कहाँ से होंगे, राज्यसभा से होंगे। और इसमें जो सदस्यों का चुनाव किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, इनका किया जाता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय अनुपातिक अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो ये किसके बारे में बताता है, लोक लेखा समिति के बारे में। क्या है, गठन कब किया, 1921 में किया गया। काम क्या है इसका, कैग की रिपोर्ट की क्या करना, जांच करना। यानी कि जो रिपोर्ट सौंपी, पहले देखो जो सरकार ने काम किया है उसकी अच्छे से जांच की कौन करता है, क्या करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अब इसकी भी आगे जांच करने के लिए, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि सरकार क्या ना कर सके, अपनी मनमर्जी ना कर सके। जो जनता का पैसा है या जो सरकार पैसा लगा रही है वो अच्छे से उसका क्या किया जा सके, प्रयोग किया जा सके, सरकार के ऊपर नियंत्रण बनाया जा सके। तो इस वजह से क्या किया जाता है, समितियों का गठन किया जाता है। अध्यक्ष कौन होगा, 1969 से बाद से कौन बन गया है, विपक्ष का नेता क्या होगा, यानी कि लोक लेखा समिति का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। और इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं कितने होंगे, 22 में से 15 कहाँ किसके होंगे, लोकसभा के, और 7 किसके होंगे, राज्यसभा के। जो लोकसभा के सदस्य हैं उनको चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होगा, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। उसके बाद अनुमान समिति या प्राकलन समिति, अगर हम देखें तो 1950 में क्या किया गया, गठन किया गया।
1950 में गठन किया गया। जॉन मथई जो हमारे वित्त मंत्री थे, उनके कहने पर क्या किया गया, इस समिति का गठन किया गया। इसमें जो काम होता है, इसका जो कार्य होगा, यानी कि इस समिति का जो कार्य होगा, जो भी धन था, यानी कि जो भी सरकार ने धन खर्च किया है, उसकी मितव्ययता को जांचना, मितव्ययता को जांचना, इसका क्या होगा, काम होगा। मितव्ययता का मतलब होता है भी जितना पैसा लिया था, मान के चलो एक मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए ले, तो उसका कहीं उससे ज्यादा तो नहीं प्रयोग कर दिया, 100 करोड़ से भी कहीं आगे नहीं ज्यादा तो लगा दिया है, या जितना लगना चाहिए था उतना ही लगाया, कहीं बेफालतू का तो नहीं लगा दिया है, नहीं फालतू का खर्चा तो नहीं कर दिया है। इस प्रकार की जांच करने का काम किसका है, अनुमान समिति का, यानी एस्टीमेट कमेटी का। इसमें जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष का नेता ही होगा, ये इसमें यही चलेगा तीनों में। क्या होगा, जो मेंबर होंगे, मेंबर इसमें कितने होंगे, 30 टोटल जो मेंबर होंगे, यानी टीएम में लिख देता हूं, टोटल मेंबर कितने होंगे, 30। और सारे के सारे कहां से होंगे, लोकसभा से, सारे के सारे कहां से होंगे, लोकसभा से होंगे। चुनाव कैसे होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। तो याद क्या रखना है, इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गठन कब हुआ लोक लेखा समिति का, 1921 में। अनुमान समिति का 1950 में। इसका काम क्या है, कैग की रिपोर्ट की क्या करना, जांच करना। इसका काम क्या है, जो भी सरकार ने पैसा लिया था उसके मितव्ययता को जांचना। इसमें जो अध्यक्ष होगा विपक्ष का नेता, इसमें भी कौन होगा, विपक्ष का नेता। जो इसमें टोटल मेंबर होते हैं 22, इसमें कितने होंगे, 30। इसमें जो 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होंगे और 7 कहां से होंगे, राज्यसभा से होंगे। और इसमें जो लोकसभा के सदस्यों को चुनाव किया जाएगा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होगा, और इसमें जो किया जाएगा मनोनीत किए जाएंगे राज्यसभा के। इसमें जो सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, और सारे के सारे कौन से सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य ही कहते हैं, सारे के सारे सदस्य होते हैं। लोक उपकरण समिति, इसका गठन किया गया 1964 में। 1964 में क्या किया गया, इसका गठन किया गया। कृष्ण मेनन समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर क्या किया गया था, इसका गठन किया गया। इसका गठन किसके, जॉन मथई जो हमारे वित्त मंत्री थे, उसके कहने पर क्या किया गया, इस समिति का गठन किया गया। ये 1921 में गठन हुआ, इसका 1950 में और इसका 1964 में। इसका काम क्या है, यानी कि देखो नाम है लोग, यानी कि लोग है जो सार्वजनिक है, सार्वजनिक कार्य की जांच करना। यानी कि कहने का मतलब है, जो ये पैसा लगाया गया था, ये जो पैसा मिला था सरकार को, क्या वो सार्वजनिक हित के लिए लगा है, या इसमें सरकार का हित तो नहीं आ गया है। यानी कि जो मेंबर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उनका ही फायदा तो नहीं हो रहा है, बल्कि किसका फायदा, क्योंकि धन किसका है, आम जनता का, और ये किसके लिए लगाया जाता है, सार्वजनिक कल्याण के लिए। तो इसमें देखा जाता है जो धन का खर्च किया जाता है वो किस प्रकार से, सार्वजनिक काम, यानी कि सार्वजनिक कार्य, यानी कि जो धन है वो जनता की कल्याण के लिए क्या हो, लगाया जाना चाहिए। अगर नहीं लगा तो उसकी क्या की जा सकती है, फिर उसके ऊपर कार्यवाही बैठी जा सकती है। यानी कि कार्यपालिका के ऊपर एक तरह से नियंत्रण बनाने के लिए इसको क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। इसमें भी क्या होगा, विपक्ष का नेता क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसमें भी जो मेंबर होते हैं टोटल कितने होंगे, 22 होंगे, और इसमें से भी लोकसभा के कितने, 15, और राज्यसभा के कितने, 7। यानी कि राज्यसभा से 7 और लोकसभा से कितने, 15। इसमें किससे समानता रखती है, ये लोक लेखा समिति से। तो ये है 3 समितियां, वित्तीय समिति, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। और इनका कार्यकाल जो रहता है 1 वर्ष का, यानी कि इनका जो कार्यकाल रहेगा, कार्यकाल कार्यकाल जो रहता है 1 वर्ष का, कार्यकाल 1 वर्ष का, यानी कि 1 वर्ष तक रहती है। फिर इसका क्या कर दिया जाता है, दोबारा से गठन कर दिया जाता है। कार्यकाल 1 वर्ष का, कार्यकाल 1 वर्ष, यानी कि ये बनेगी प्रतिवर्ष, ये बनती रहती है। तो ये है स्थायी समितियां में कौन सी वित्तीय समितियां, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और लोक उपक्रम समिति। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। उसके बाद हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्थायी समितियों में आगे हम पढ़ते हैं
संसदीय विभागीय, संसदीय विभागीय, विभागीय स्थायी समिति, स्थायी समितियां, स्थायी समितियां। कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ा बता दिया था, आज फिर सुन लो क्या है। जो विभागीय समितियां, इनकी जो शुरुआत हुई 1993 में, 1993 से क्या हुई, इनकी शुरुआत हुई। जब शुरू में ये स्थायी संसदीय विभागीय समितियां, विभागीय क्या होती है, प्रत्येक विभाग होते हैं, सरकार के विभाग होते हैं, उनमें अच्छे से जांच करने के लिए भी कितने यहाँ पर एम्प्लॉई होने चाहिए, कितने कर्मचारी होने चाहिए, कितने अधिकारी होने चाहिए, सबका आंकड़ा रखने के लिए तो किसका निर्माण कर दिया जाता है, विभागीय समिति का। और सबसे जो महत्वपूर्ण इनका काम रहता है, जो भी बजट के ऊपर अनुदान मांगे आती है उनकी अच्छे से क्या करना, जांच करना, वो किसका काम है, संसदीय विभागीय स्थायी समितियों का। तो 1993 से इनकी शुरुआत हुई। जब ये बनी 1993 में, जो ये टोटल थी, टोटल कब, 1993 की बात है, तो ये कितनी थी, 17 विभागीय समितियों का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। लेकिन 2004 में क्या कर दिया गया, 7 समितियों का और गठन कर दिया गया, और ये अब कितनी हो गई है, 24। यानी कि वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए, वर्तमान में संसदीय विभागीय समितियां कितनी हैं, 24। जब 1993 में गठन हुआ था तब कितनी थी, 17। 7 कब जोड़ दी गई, 2004 में, अब कितनी हो गई है, 24। कार्य कितना है, यानी कार्य क्या है, कार्य क्या करती हैं, कार्य क्या होगा, यानी कि जो इनका महत्वपूर्ण काम होता है, जो भी अनुदान मांगे आती है, अनुदान मांगे, अनुदान मांगे की क्या करना, या बजट के ऊपर जो बजट आता है उसके ऊपर क्या करना, अच्छे से जांच करना, और उनकी जांच करके क्या करना, फिर संसद को सौंपना, और वहां से क्या जाता है, फिर पैसा आता है। तो ये काम किसका है, संसदीय विभागीय स्थायी समितियों का। इसमें जो सदस्य होते हैं टोटल 31 हो सकते हैं, यानी कि टोटल मेंबर जो होंगे इसमें 31 होंगे। इसमें से लोकसभा के 21, लोकसभा से कितने होंगे, 21 आएंगे, और 10 कहाँ से आएंगे, राज्यसभा से। 10 कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से आते हैं। यानी कि टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं, इन सभी समितियों में जितनी कितनी है, 24, कितने हो सकते हैं, 31। 31 में से 21 कहाँ से आते हैं, लोकसभा से, और 10 कहाँ से, राज्यसभा से। और ये जो टोटल कितनी है, 24 जो समितियां बनाई गई है, इनमें से 16 के ऊपर जो नियंत्रण रहता है, यानी कि जो 16 समितियों के ऊपर नियंत्रण रहेगा वो किसका रहेगा, लोकसभा का। यानी कि जो 24 है, 24 में से 16 के ऊपर कौन नियंत्रण में रखेगा, लोकसभा। और जो 8 बच गई है, 8 के ऊपर जो नियंत्रण रहेगा, 8 के ऊपर जो नियंत्रण रहेगा वो रहेगा राज्यसभा का। किसका रहेगा, राज्यसभा का। कब शुरुआत हुई, 1993 में, कितनी बनी, 17। 7 और ऐड कर दी गई 2004 में, वर्तमान में कितनी है, 24। काम क्या है, बजट की जांच करना, जो बजट आया उसकी जांच करना, और फिर क्या करना, अनुदान मांगना, ये काम रहेगा इसका महत्वपूर्ण। और क्या, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 31, जिसमें से 21 कहाँ से होंगे, लोकसभा से, और 10 कहाँ से होंगे, राज्यसभा से होंगे। और जो 24 समितियां हैं, इनमें से 16 के ऊपर किसका नियंत्रण रहता है, लोकसभा का, और जो 8 बच गई है उसके ऊपर किसका नियंत्रण रहता है, राज्यसभा का। तो ये है संसदीय विभागीय स्थायी समितियां। और स्थायी समितियों के बारे में पढ़ लेते हैं। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार स्थायी समिति, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लो क्या है, इसका काम क्या होता है। विशेषाधिकार स्थायी समितियां, इसमें क्या होता है, जो काम किए जाते हैं, यानी कि ये देखना, जो भी क्या होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं उनकी क्या करना, विवाचन में मिले हुए या नहीं मिले हुए उनकी क्या करना, जांच करना। इसका क्या होता है, ये काम होता है, विशेषाधिकारों की क्या करना, जांच करना। जो सदन में क्या मिले हुए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको अधिकार मिले हुए, विशेषाधिकार मिले हुए हैं, आर्टिकल 105 में आप पढ़ चुके हैं। एक होती है आश्वासन, आश्वासन स्थायी समिति, स्थायी समिति, आश्वासन स्थायी समिति। इसमें देखा जाता है भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
संसद के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी सदन में वचन दिए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, वो कहाँ तक पूरे हुए हैं। ये आश्वासन सिर्फ क्या रह जाते हैं, आश्वासन ही रहते हैं, इनका ज्यादा सा काम रहता नहीं। इनकी आलोचना इस प्रकार से की जाती है इन समितियों की, क्योंकि जांच तब करती है जब काम हो लिया होता है। यानी कि ये इनकी जांच जो की जाएगी कब की जाएगी, जब काम हो लिया जाता है। जैसे ये है, ये तीन जो वित्तीय समितियां हैं, ये जो बैठे हैं, कब जब क्या कर लेगी, सरकार पैसा लगा लेगी। और जब तक रिपोर्ट आती है तब तक क्या हो जाता है, बहुत आगे तक बात चली जाती है। इनके ज्यादा इतना काम, फिर भी कोशिश रहती है अभी क्या बना रहे, सरकार के ऊपर नियंत्रण बना रह सके। आश्वासन, यानी कि इसमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, इसका ज्यादा सा काम है नहीं। क्या करने का, जब भी लोकसभा में जो क्या किए जाते हैं, सदस्यों द्वारा जो भी वचन दिए जाते हैं, भी मैं ये कर दूंगा, आपको पता ही है, ऐसे करते हैं भी, ऐसा विधेयक लेकर आएंगे, हमारी सरकार ये करेगी, हमारी सरकार वो करेगी। तो जो आश्वासन दिए गए हैं वो क्या उनके ऊपर खरा उतरते भी हैं या नहीं उतरते, उनकी जांच के लिए आश्वासन स्थायी समिति। अभी जितनी भी समितियां हैं, इनमें जो क्या होगा, गणपूर्ति होगी, यानी कि इनके काम करने के लिए क्या होगा, गणपूर्ति होनी चाहिए। और जो गणपूर्ति होती है 1/3, 1/3 सदस्य क्या होने चाहिए, इनमें शामिल होने चाहिए, तभी कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। और जो निर्णय लिए जाएंगे, निर्णय जो लिए जाएंगे इन समितियों में, उपस्थित व मतदान करने वालों का बहुमत, करने वाले का बहुमत से क्या लिया जाएगा, निर्णय लिए जाएंगे। यानी कि सामान्य बहुमत होगा, जितने भी क्या है, मान के चलो क्या हो गया है, 30 है, 30 एक कमेटी में मेंबर है, उसमें से कितने 1/3 होने चाहिए, यानी गणपूर्ति इसको चलाने के लिए 1/3 यानी कि 10 होने चाहिए। 10 आगे हैं, यानी कि उपस्थित व मतदान करने वाले। इसमें से जो सामान्य बहुमत, यानी कि अगर 10 में से अगर 6 ने क्या कर दिया, सहमति दे दी है, तो उसको निर्णय को क्या मान लिया जाएगा, सही मान लिया जाएगा। तो ये थी संसदीय समितियां। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे से इनको पढ़ लेना, एक बार रिवाइज करते हैं। बाकी अपना जो टॉपिक है, जो विधान पालिका है, केंद्रीय जो विधान पालिका है, वो कल कंप्लीट हो जाएगी। कल हम पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण शब्दावली रहती है संसदीय शासन प्रणाली में। कई प्रकार की आपने शब्दावली सुनी होगी, जैसे गिलोटिन के नाम से है, एक होता है क्रॉस वोटिंग, कास्टिंग वोट, इनके बारे में जाने हो किस प्रकार से। तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, संसदीय समितियां क्यों बनाई जाती है, ताकि क्या की जा सके, जो विधेयक आते हैं उनके ऊपर अच्छे से जांच की जा सके। तो इसके लिए 2 प्रकार की समितियां, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी में आके फिर 2 प्रकार की, परवर व संयुक्त पर्व समिति और जांच समितियां। स्थायी में क्या है, 2 प्रकार की, इसमें भी वित्तीय और विभागीय। वित्तीय में लोक लेखा, अनुमान और लोक उपक्रम समिति। तो परवर व संयुक्त पर्व समिति होती है, उनका काम क्या होता है, विधेयकों की अच्छे से क्या करना, जांच करके संसद को दोबारा सौंप देना। टोटल मेंबर होंगे 45, जिसमें से लोकसभा के 30, राज्यसभा के 15, और एक बार अपनी रिपोर्ट देने के बाद क्या जाती है, ये बंद हो जाती है। इसका टाइम पीरियड होगा 3 महीने, या संसद द्वारा बताई गई अवधि के दौरान इसको अपनी रिपोर्ट देनी होती है। फिर होती है जांच, जितने भी देश में क्या जाते हैं, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, उनकी जांच करने के लिए जांच समिति का गठन किया जाता है। ये भी कैसी है, अस्थायी है। इसमें भी टोटल मेंबर 45 हो सकते हैं, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। तो कुछ समितियों का गठन भी किया गया है, जैसे शंकरानंद जांच समिति है भूखुर घोटाले की जांच के लिए, रामनिवास मिर्दा समिति 1992 में हर्षद मेहता ने जो घोटाला किया था, स्कैम किया था शेयर मार्केट में, उसके संबंधित में शरद पवार से संबंधित बनाई गई है, जो पेय शीतल पेय कीटनाशकों से संबंधित है। पीसी चोका समिति बनाई गई थी 2G स्पेक्ट्रम से संबंधित जो घोटाला किया गया था। उसके बाद स्थायी समिति, क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से ज्यादा पूछ लिया जाएगा, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और लोक उपक्रम समिति। तो इसका गठन किया 1921 में, अनुमान का 1950 में और लोक उपक्रम का 1964 में। कैग की रिपोर्ट की जांच करने का महत्वपूर्ण कार्य है इसका मित वैधता की जांच करना, और उसमें ये देखना जो सार्वजनिक कार्य के लिए पैसा लगाया गया वो वहीं पर लगा है या अपने फायदे के लिए तो नहीं लगा है। अध्यक्ष कौन होगा, इनमें विपक्ष का नेता होगा 1969 के बाद। इसमें जो मेंबर होते हैं 22, जो किससे होंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा चुने जाएंगे लोकसभा के, और राज्यसभा के सदस्यों को क्या जाएगा, मनोनीत किया जाएगा राज्यसभा के सभापति के द्वारा। कार्यकाल होगा 1 वर्ष का। इसमें टोटल मेंबर होते हैं 30, सारे के सारे कहाँ से, लोकसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष का। जॉन मथई जो हमारे वित्त मंत्री, उसकी सिफारिश पर 1950 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। 1964 में किया गया गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर। काम क्या है, लोकहित के लिए जांच करना। टोटल मेंबर है 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से
7 और कार्यकाल है 1 वर्ष का। उसके बाद संसदीय विभागीय स्थायी समिति 1993 से शुरुआत की गई। काम क्या करना है, जो बजट के ऊपर, बजट की अच्छे से क्या करना, जांच करना और फिर क्या करना, अनुदान मांगना। शुरुआत हुई 1993 में, जब बनी ये 17 थी। 2004 में 7 को और ऐड कर दिया गया, वर्तमान में कितनी है, 24। इसमें जो टोटल मेंबर रहते हैं 31 रहते हैं, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10, और जो 24 हैं उनमें से 16 के ऊपर नियंत्रण रहता है लोकसभा का, और जो 8 बचे हैं उनके ऊपर नियंत्रण रहता है राज्यसभा का। कुछ अन्य है विशेषाधिकार स्थायी समिति और आश्वासन। विशेषाधिकार में देखा जाता है जो एमपीज को विशेषाधिकार मिलते हैं, एक्चुअल में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। और आश्वासन में देखा जाता है जो एमपी द्वारा क्या किए जाते हैं, वचन दिए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, उनकी कहाँ तक वो पूरे कर पाए हैं। कोई भी समिति है उसको चलाने के लिए गणपूर्ति होगी 1/3, और निर्णय जो लिया जाएगा उपस्थिति में मतदान करने वालों का सामान्य बहुमत से क्या लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। तो ये थी संसदीय समितियां, यानी कि संसद द्वारा जो समितियों का निर्माण किया जाता है। तो बाकी करेंगे कल। तो बहुत बहुत धन्यवाद।